कहते हैं कि दिल्ली की सियासत में जब भी कुछ तय होता है तो उसमें हरियाणा की भागीदारी जरूर होती है, क्योंकि जब हरियाणा से ताल ठोका जाता है तो उसका असर संसद में दिखता है। आजकल हरियाणा चर्चे में है, इसलिए नहीं कि पहली बार चुनाव हो रहा है, लेकिन हरियाणा में एक नाम ऐसा है जिसको हर पार्टी लेना चाहती है, क्योंकि उनके बारे में कहा जाता है कि वो युवा तुर्क नेता हैं। वो जहां भी रहें, जिस भी पार्टी में रहें, उसके संगठन को उन्होंने मजबूत किया है। यही वजह है कि सबकी निगाहें उन पे है, क्योंकि जिस तरफ वो जाएंगे उधर सियासत हरियाणा की करवट बैठेगी। हमारे साथ डॉक्टर अशोक तंवर जी हैं। डॉक्टर इसलिए कि इन्होंने जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की और उसके बाद अपनी सियासत की शुरुआत की। सर धन्यवाद ये समय देने के लिए, क्योंकि बहुत बहुत स्वागत आपका सिरसा में। आप अपने क्षेत्र में हैं और विस्टॉक मीडिया की टीम भी सिरसा के क्षेत्र में है। आज हम बात करना चाहेंगे क्योंकि सबसे ज़्यादा अगर हरियाणा में किसी प्रत्याशी की चर्चा हो रही है ना, तो वो आपकी हो रही है। बहुत लोग बहुत कुछ कहते हैं, लेकिन जब मैं आपके बारे में पढ़ना शुरू किया तो पता चला कि आप बहुत ही सामान्य परिवार से हैं, लेकिन अब बहुत असामान्य व्यक्ति बन गए हैं, क्योंकि आप बहुत ऊपर आ चुके हैं। तो ये अशोक सिंह तंवर है कौन, या अशोक तंवर कौन है? अशोक तंवर एक किसान मजदूर फौजी परिवार से साधारण गांव से उठा हुआ व्यक्ति है, जिसके ऊपर हरियाणा और देश की जनता का आशीर्वाद रहा, परमपिता परमेश्वर का आशीर्वाद रहा। और कुछ जिम्मेदारियां ऊपर वाला लगा करके जब वो धरती पे भेजता है तो कुछ जिम्मेदारियां होती है, कुछ करवाना चाहता है। तो हम तो सच्चाई ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए देश के लिए समर्पित है, और जो देश के लिए काम करना चाहता है उसके साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं, ताकि हमारे जो 140 करोड़ लोग हैं उनके जीवन में बड़ा बदलाव हो। जो जीवन में हमने बचपन में समस्याएं देखी, जो परेशानियां देखी, आज़ाद भारत होने के इतने वर्ष बाद भी आज भी लोग बुनियादी सुविधाओं से महरूम हैं। एक ही छोटे से कमरे में 10-10 लोग रहते हैं, वहीं किचन है, वहीं टॉयलेट है, सामने गंदी नालियां हैं। तो मैं समझता हूं कि बहुत कुछ अभी भी देश में होना बाकी है, और आज उसके लिए नरेंद्र मोदी जी के साथ हम खड़े हैं, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। प्रभु राम की कृपा उनके ऊपर हुई है। आज रामनवमी का दिन है, तो पहला रामनवमी जो है 22 जनवरी दिव्य भव्य मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद ये पहला कार्यक्रम है, और आप देख रहे हैं कि चारों तरफ कितना लोगों के अंदर हर्ष है, उल्लास है, जोश है और जुनून है। प्रभु राम आपके आराध्य भी हैं, और मुझे लगता है कि आप उनके मतलब आप बड़े भाग्यशाली हैं उनको लेकर के, क्योंकि जब प्राण प्रतिष्ठा थी तभी आप बीजेपी में शामिल हुए। आज रामनवमी के दिन आपने शुरुआत की, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं, शुरुआत तो हो रखी है, लेकिन अब धीरे धीरे शुरुआत और मजबूत होती जा रही है। और ये सही बात है कि भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय में, दिल्ली जो हेडक्वार्टर है, वहाँ पर राम मंदिर 22 जनवरी को वो स्थापना हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई, और 20 तारीख को मेरी एंट्री हुई। तो मैं तो मानता हूँ कि प्रभु राम की भी कृपा हुई कि उन्होंने दलदल से निकाल करके और एक अच्छे दल में अच्छे काम के लिए, परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, धर्मार्थ के लिए, क्योंकि मैं तो हमेशा साधु संतों के बीच में रहा हूँ। तो मैं ये मानता हूँ कि जब तक राजनीति में वो लोग जिनका धर्म में विश्वास ना हो, जिनकी नीयत ठीक ना हो, और जो सिद्धांत और एक विचारों पे ना चलने वाले हो, नैतिकता जिनके अंदर ना हो, तब तक वैसे लोग नहीं आएंगे। तो राजनीति सवाल यही जो एक उठता है, प्रश्न चिन्ह बार बार लगता है, वो ऐसे ही लगता रहेगा। तो इसलिए आज फिर मौका आया है, लोकतंत्र का उत्सव चल रहा है, 5 वर्ष बाद ये मौका आता है। पूरा देश अगले कुछ दिनों के अंदर 19 तारीख से लेकर के और 4 जून से पहले जब अंतिम चरण होगा तो पूरा देश वोटिंग करेगा। तो मैं तो उन्हीं को यही कहूँगा कि ये भारत के लिए अगले 5 वर्ष का चुनाव नहीं है, ये अगले 5, 10, 20 उतने दशकों का चुनाव है। जो मजबूत बुनियाद पिछले 10 वर्षों में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में रखी गई, चाहे वो राम मंदिर के निर्माण का मामला हो, चाहे धारा 370 ख़त्म करना हो, महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान किया, 3 तलाक ख़त्म कर दिए, जो विदेशों में प्रताड़ित होते थे लोग हमारे, चाहे हिंदू हों सिख हों, उनके लिए नागरिकता का प्रावधान कर दिया, और लाखों करोड़ रुपए के आज प्रोजेक्ट पूरे देश के अंदर हर राज्यों के अंदर चल रहे हैं। अच्छा। तो ऐसी जो सोच हो, संकल्प हो, तो मैं समझता हूँ कि विकसित भारत की ओर ले जाने का जो नेतृत्व है उसके साथ
हम सफ़र बन करके हम सब जैसे ही लोगों को आपके चलना। गले में ये पटका पड़ा तो जो अदर पार्टियां हैं उसमें कुल्हाल होने लगा, कुल्हाल मतलब शोर होने लगा। तो मैंने आपको सुना कि आपने कहा कि नरेंद्र मोदी जी के विजन, उनके वादे की वजह से आप गए और अपने मतलब राष्ट्रवाद की वजह से गए। बाकी लोगों का कहना है कि नहीं, आपने मौका देखा तब गए। मौका देखना होता तो मैं 2014 में मौका देख लेता। 2014 में मैं पार्टी का प्रेसिडेंट भी था, सिटिंग एमपी भी था, बहुत लोग गए। उसके बाद फिर मौका आया 2019 में, फिर मोदी लहर थी, मौका ढूंढता तो फिर मैं दे देता। फिर मैं यहाँ पर पार्टी का अध्यक्ष था, फिर हम मजबूती से लड़ाई लड़ी। 5 साल हरियाणा में सड़कों पे संघर्ष किया, साइकिल पे चले, पैदल यात्राएं करी, लाठी डंडे लोगों के, पुलिस के खाए। और मैं समझता हूँ कि कोई ऐसा मुद्दा नहीं था जिसको लेकर के हमने संघर्ष ना किया हो। अचानक से आपका नाम इतना बड़ा कैसे हो गया? नहीं, नाम तो बड़ा क्या है मेरा, मैं तो बहुत कांग्रेस कहती कि उन्होंने अध्यक्ष बनाया और आप युवा मोर्चा के पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। मैं एक काउंटर सवाल ये पूछना चाहता हूँ। उन्होंने बनाया, मैं उनका आभारी हूँ। जिन साथियों ने साथ दिया उनका भी आभारी हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप अगर माँ बाप संतान को पैदा करते हैं और जब वो 25-30 साल का हो जाए तो उसको कहेंगे अब हम तुम्हें मारेंगे, तो मारने का अधिकार तो किसी को नहीं। और ऐसी ऐसी संतानें जो देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, राजनीति में ये जो बहुत से दल हैं जो षड्यंत्र करके उनको मारना चाहते हैं, जब उनको मारने की कोशिश हुई लाखों लोगों को हरियाणा में जिन्होंने कांग्रेस को सींचने का काम किया, तो पितृभाव, क्योंकि मैं पार्टी का अध्यक्ष भी रहा और सबके साथ हमने काम किया, ये मेरी जिम्मेदारी है, नैतिक भी राजनीतिक भी, कि मैं उनको संरक्षण दूं। मुझे भी कहीं से संरक्षण मिलना चाहिए था, लेकिन जब हमने देखा कि भाई ये सब वायदे हैं, सारा खोखलापन है और ऐसे में जो है बहुत ज़्यादा विश्वास करने का मामला बचा नहीं है, तो हमने अपना दूसरा रास्ता अख्तियार किया। अभी आपके सभा में पीछे लोग ये कह भी रहे थे कि आपने बीजेपी का दामन थाम के कम से कम उन लोगों के साथ न्याय किया जो लोग पिछले कई दशकों से, मतलब 2 दशक से आपके साथ चल रहे हैं। और उनका ये कहना था कि आपने पार्टी अपने लिए नहीं, उनके लिए छोड़ी है, आपने उनके लिए बीजेपी ज्वाइन की है। क्या ये सही है? बिल्कुल सही बात है। मैं तो लास्ट में मैंने कहा कि ये सब सहयोग की बात होती है, जो जीवन में आपने कभी सोचा नहीं। मैं तो ट्रेन ही भारतीय जनता पार्टी और इस विचारधारा के खिलाफ हुआ था, लेकिन समय जब आया तो प्रभु की कृपा हुई। वो भी एक समय था, मैं ये नहीं कहता कि वो खराब समय था, उसमें भी हम बहुत कुछ सीख करके आए। हो सकता है ये दोनों का संगम अशोक तंवर के साथ मिल करके होना हो, तो कोई भी हम ये कहते हैं पूर्ण तरीके से खराब ऐसा नहीं होता। जो जिसकी अच्छाई है उसको ग्रहण करके हम आगे बढ़े। और मैं इतना एक और सवाल जो पूछना चाहता था वो ये था कि अगर उन्होंने किया तो हमने भी उनसे ज़्यादा किया हो, उन्होंने अगर दिया तो हमने भी उनसे ज़्यादा दिया हो। कोई किसी पार्टी का जिसने इस देश के ऊपर लंबे समय तक राज किया हो, वो बार बार कोई गलत निर्णय किसी व्यक्ति के बारे में लेंगे, ऐसा भी नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि जो साधारण परिवारों के लोग आते हैं उनसे छल कपट करना सारे राजनीतिक दल छोड़ दें। आप कर सकते हैं, करिए, उनका शोषण मत करिए। अच्छा, आपने कांग्रेस तो समझ में आता है, कांग्रेस के आपके बड़े करीबी रिश्ते रहे, आप सोनिया जी के बड़े करीब रहे, राहुल जी के बड़े करीब रहे। आजकल तो ये भी लिखा पढ़ा जा रहा है कि आपकी शादी के लिए सोनिया जी ने ही आपको कहा था कि आप शादी कर लो, और उन्होंने एडवाइस दी थी या कहीं रेफरेंस दिया था कि आपको करना चाहिए, वो बहुत मानती थी आपको। कोई नहीं, सब ये तो परिवार का मामला है। जैसा मैंने कहा, जो ऊपर वाला लिख के भेजता है, संयोग होते हैं, चाहे वो पारिवारिक संयोग हो, चाहे वो देश के लिए हो, ये सब होता है। और उसके लिए मैं समझता हूँ कि व्यक्ति को स्वतंत्र भाव से, खुले दिल से, खुले दिमाग से अपना कर्म करना चाहिए। यही हमें गीता का पाठ सिखाता है कि कर्म करते चलो और अपने आप अच्छा वापस घूम करके आता है। जब कोविड हुआ तो पहले मेरे को व्हाट्सएप चलाना नहीं आता था, मैं सिर्फ देख लेता था। अच्छा। तो कोविड के दौरान मैंने व्हाट्सएप चलाना सीखा। मैं देखता था कि उसमें आता है, एक दिन एक लिखा हुआ आया कि जिस तरीके से गाय का बछड़ा अपनी माँ को हजारों गायों के बीच में ढूंढ लेता है, वैसे ही जो आपका किया हुआ कर्म है, पुरुषार्थ है, वो आपको वापस मिलता है। वो जब समय आता है तो परमात्मा आपका वो वापस लौटाता है। तो मैं समझता हूँ कि मेरा भी नहीं, वो लाखों करोड़ों लोगों का लौटाएगा। सिर्फ उस पे, ऊपर वाले पे विश्वास रखे और अपने पथ से ना भटके, अपने कर्म को ना छोड़े।
आजकल लोग बहुत पढ़ते हैं, वो जानना भी चाहते हैं, हम लोगों से भी कमेंट करते हैं कि कभी आपका इंटरव्यू करूं तो पूछूं कि आपके जो रिश्ते हैं, आपका परिवार बहुत साधारण था, लेकिन आपके जो पारिवारिक रिश्ते हैं वो बहुत बड़े हैं। आदरणीय डॉक्टर शंकर दयाल शर्मा जी की शायद नातिन हैं जो आपकी पत्नी हैं, अपने जो मुख्यमंत्री यहाँ के थे, इसके पूर्व मुख्यमंत्री अपने मनोहर लाल खट्टर जी, वो आपके मामा हैं, और शायद कांग्रेस के भी किसी रिश्ते में आपका रिश्ता है। तो ये आपका जो पारिवारिक रिश्ता है और जो राजनीतिक रिश्ते हैं, उसमें कभी दिक्कत नहीं होती आपको एडजस्ट करने में? देखिए, मेरी मदर और मनोहर लाल जी का एक ही गांव है, तो उस नाते वो हमारे मामा हुए। बाकी आपने कहा ही है, तो ये कौन सोच सकता है, हमने तो कभी राजनीति में आने की नहीं सोची थी। तो जो जो होता गया उसको जो है सहर्ष स्वीकार करते गए, और जब हमने देखा जहाँ अन्याय और अत्याचार हो रहा है, तो हम बाबा साहब के अनुयायी भी हैं। तो हमने कहा कि भाई, अन्याय और अत्याचार करने वाले से अन्याय और अत्याचार सहने वाला बड़ा गुनाह है। एक सीमा के बाद आपको वो सहन भी नहीं करना चाहिए। मैंने 6 साल सहन किया, जब पानी यहाँ तक आ गया तो फिर मेरा अगला सवाल यही था कि अपने बाबा भीमराव अम्बेडकर की बात की, और आम आदमी पार्टी की पूरी सियासत इसी पे है, कुछ टाइम आपने वहाँ भी गुजारा है, क्या सोच के गए थे और क्या सोच के छोड़ दिया आपने? देखिए, जो आज हो रहा है उनके साथ, ये मेरे को पहले से पता था। अच्छा। हाँ, मेरे को, अब हम भी आज करीबन 30-31 साल मुझे राजनीति में हो गए। 17 साल का मैं छात्र जीवन में आया था, और मेरे को सब बताते थे कि ऐसे ऐसे इन्होंने किया है और ये ऐसे ऐसे जाएंगे। बहुत लोग ऐसे भी थे जो कहते थे भाई ईमानदार हैं, इनके साथ चलो। तो बहुत साथियों का कई बार पीयर प्रेशर होता है, जिन लोगों के लिए आपने छोड़ी उन्हीं लोगों के लिए कई बार आपको कदम उठाना पड़ता है। जब उनको सबको समझ में आया कि भाई हाथी के दांत खाने के ओर हैं, दिखाने के ओर हैं, और सिर्फ खोखले वायदे और नारे हैं, बाबा साहब और भगत सिंह केवल वोट लेने के लिए है, बाकी तो सारा माया का खेल है। और आज वही है कि तिहाड़ मतलब में आप जानते थे इसलिए अपने आप को दूर कर लिया आपने? कई बार व्यक्ति जानता है, उसके बाद भी कई बार उस गलत रास्ते पर चढ़ जाता है, क्योंकि लोग ले चलते हैं। कई बार जग बीती जो होती है, हमें हमारे जो परिवार के बड़े हैं वो भी बताते हैं, हमारे गुरुजन भी बताते हैं कि ये रास्ता ठीक है, ये गलत है, लेकिन फिर भी हम कई बार गलत पे चलते हैं। और जब अपने ऊपर बीतती है, जग बीती कई बार हम नहीं मानते, हम अब बीती को ज़्यादा मानते हैं। तो जब हमारे ऊपर बीती और उनके ऊपर बीती, तब उन्होंने सारे उसको किया। टीएमसी में भी गए थे शायद आप, क्या टीएमसी ने आपका यूज़ किया आपके जनाधार का, या मतलब वो एक गलती थी उसमें जाना? गलती नहीं थी। ममता जी एक अच्छी महिला है, नेत्री है, हमारी बड़ी बहन है, लेकिन वो हरियाणा में अपना शुरू ही नहीं कर पाए। उस समय प्रशांत किशोर वो हमें लेके गए थे। अच्छा। और मेरे को वैसे एक साथी सहयोगी की ज़रूरत थी। मैंने तो उनको कहा भी था कि आप अकेले मेरा साथ दे दो, मैं वैसे ही सिस्टम खड़ा कर दूंगा। लेकिन उनके कुछ तर्क थे, उनमें से एक तर्क ने मुझे कहा कि भाई हमें चलना चाहिए। मैं बहुत ज़्यादा कन्विंस नहीं था, लेकिन उनका ये कहना था कि 2024 की लड़ाई वो अशोक तंवर वर्सेस तो नरेंद्र मोदी होगी नहीं, वो प्रशांत किशोर वर्सेस मोदी तो नहीं होगी, वो होगी नरेंद्र मोदी वर्सेस राहुल गांधी, वो होगी नरेंद्र मोदी वर्सेस और अदर्स किसी। उस समय ताज़ा ताज़ा बंगाल जीते थे, तो लोगों को लगता था कि भाई एक विकल्प बन सकता है। लेकिन आज बंगाल के अंदर ही मुझे लगता है कि हम जो कम से कम 80-90% सीट जो लोकसभा की है वो जीत करके आएंगे और अगली बार सरकार बनाएंगे। तो उनके साथ मेरा कोई ऐसा वो नहीं रहा, लेकिन आपकी इसी कॉन्फिडेंस पे हाँ, कि अकेले सिस्टम खड़ा कर देंगे। विरोधी मैं कहूँगा, क्योंकि राजनीति में जो अपोजिशन में होते हैं वो विरोधी ही होते हैं, वो थोड़े परेशान है, वो चाहते हैं कौन सा ऐसा कैंडिडेट दें जो आपको यहाँ पे चैलेंज कर सके। और जनता ये देख रही है कि आप बिल्कुल युवा हैं और बीजेपी ने दाव लगाया हरियाणा जाएंगे तो आपकी दूरी बहुत लंबी पारी हो सकती है। 2 सवाल हैं मेरे, ये जो वो आपके लिए प्रत्याशी खोज रहे हैं उनके लिए क्या कहेंगे, और जो आपके प्रशंसक समर्थक ये उम्मीद लगाए बैठे हैं उनके लिए क्या कहेंगे? एक दुआ है, जा पर रही राम की कृपा और उसमें फिर करते हैं सब कृपा। हाँ, बिल्कुल सही तो बात है। मैं समझता हूँ कि ऊपर वाले की जब कृपा हो जाती है, प्रभु जब आशीर्वाद दे देता है, तो फिर सबका, जनता जनार्दन सबका आशीर्वाद है। तो जब कृपा चली गई तो उस समय हमारा दुश्मा समय था, अब सुषमा समय है।
जो जैनी फिलॉसफी है उसके अंदर काल चक्र को जो है 6 भागों में बांटा है। तो बुरे से बुरा है वो सुषमा है, वो 2019 था। अब आने वाले समय में सुषमा होगा, ये मैं मानता हूँ। बहुत अच्छा होगा, सबके लिए होगा, सिरसा के लिए होगा अच्छा, हरियाणा के लिए होगा, पूरे देश के लिए अच्छा होगा। इसलिए कमल के साथ चले, 400 पार कराएं और 4 जून को जो है आने वाला जो संकल्प है मोदी जी का उसको पूरा करना। राजनीति से हटके मेरे 3 सवाल हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत जो लोग आपको देख रहे होंगे ना वो जानना चाहेंगे, क्योंकि आप बहुत चर्चे में हैं। ये बार मैं इसलिए कर रहा हूँ कि मैं भी लगातार तो मेरे खिलाफ पूरा सोशल मीडिया पे कई करोड़ का जो है एडवर्टाइजमेंट फ्री का कर दिया। एक गाड़ी दिखा दी 3-4 साल पुरानी और दिखा दिया पूरे, आज भी अभी भी कल शाम तक भी, वो कई दिन की घटना होगी लेकिन कल तक भी मेरे पास आ रहे हैं कि न्यूज़ में छपा है जी वहाँ साउथ में, कर्नाटक में, तमिलनाडु में आप ठीक तो हैं। तो ऐसा प्रदर्शित किया जा रहा है कि जैसे भारतीय जनता पार्टी के जो कैंडिडेट हैं उनके खिलाफ। मैं समझता हूँ कि आज भी 90% देश उसकी भावना जो है वो भारतीय जनता पार्टी के साथ है। बिल्कुल कुछ 10% लोग हो सकते हैं और उसी 90 में से हम ज़्यादा से ज़्यादा अपने साथ खड़ा कर लें, ये हम अगले 1 महीने 1.25 महीने में करेंगे। आज जहाँ तक विपक्ष का सवाल है, उनके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है। वहाँ उम्मीदवार बचपन में एक लोग हम भी देखते थे और सब कहते थे 2-3 भाई बहन हैं तो क्या कहते थे, ये माँ मेरी है, मेरी है, मेरी है। और जब सब जवान हो जाते हैं तो कहती है माँ तेरी है, तेरी है, तेरी है। जब अच्छा समय होता है तब जो आज का विपक्ष है वो कहता है सब कुछ मेरा है, मेरा है, मेरा है। ये टिकट भी मैं लूँगा, ये अध्यक्ष भी मैं लूँगा, ये मुख्यमंत्री भी मैं बनूँगा। लेकिन जब बुरा समय आता है राजनीतिक तौर पे तो फिर कहते हैं भाई ये टिकट भी तू ले ले, टिकट। तो आज आप देखिए जो ग्रैंड ओल्ड पार्टी है उसकी टिकट लेने के लिए कोई तैयार नहीं है, क्योंकि जमानत बचाने के लिए संघर्ष है। यहाँ जीतने के लिए संघर्ष नहीं करेंगे वो, यहाँ जमानत जब्त कैसे हो। और मैं एक और बात आपको बता देता हूँ कि अगर अशोक तंवर आज कांग्रेस में होता तो फिर एक बार हारता। यही तो दिक्कत है कि आपको हराया कैसे जाए। वो एक बार फिर हारता, क्योंकि उस तरह के हालात वैसे हैं, कोई संगठन नहीं है, कोई एकता नहीं है, कोई प्यार प्रेम का माहौल नहीं है और जनता के अंदर से विश्वास ये पार्टी खो चुकी है। तो मैं इसीलिए कहा कि प्रभु की कृपा हुई और प्रभु की कृपा है तो लाखों वोट से जीत के आएंगे। सबसे संघर्ष के दौर में आप बता रहे थे कि जो इधर भी संघर्ष का दौर रहा, मैंने सुना कि पत्नी और बच्चों ने बड़ा सपोर्ट किया और आप उन लोगों से भी बहुत कुछ सीखते हैं, क्या ऐसा है क्या? बिल्कुल, परिवार का अगर साथ ना हो, चाहे माता पिता हो, चाहे पत्नी हो, चाहे हमारे बच्चे हों, उन्होंने भी बड़ा मैं समझता हूँ कि मैं तो राजनीति के पाताल लोक को देख करके आया। 3 साल में आपने कुछ नहीं किया, संघर्ष किया, उसके बाद भी आप बड़े होते चले गए। आज जब चुनाव लोकसभा का आया तो सारी पार्टियां आपको अपनी तरफ खींचती रहीं। ये 3 सालों में ऐसा क्या हुआ? जबकि लोग कहते हैं कि जब दौर बुरा होता है तो बुरी चीज़ें होती हैं, आपके बुरे दौर में भी आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा गेन की है। ने लोगों ने देखा कि दूसरों के लिए त्याग किया है। मेरे को कोई कांग्रेस ने मेरा कोई इमीडिएट नहीं बिगाड़ा था। मैं चुनाव लड़ना चाहता तो मैं पिछला विधानसभा भी लड़ सकता था, लोकसभा के बाद। लेकिन जिन लोगों ने कांग्रेस को सींचने का काम किया 6 वर्षों तक, अगर कोई उनको गलत करे, और वो 6 वर्ष तो मेरा साथ दिया। ऐसे ऐसे लोग हैं जो बेचारे बूढ़े हो गए, 50-50 साल दे दिए। उनको एक उम्मीद थी कि अब तो हमने संघर्ष किया, अब हमारा मौका आएगा। और मैं समझता हूँ कि जो त्याग करता है ऊपर वाला उसका देखता है, चाहे कोई भी व्यक्ति हो, वो घूम फिर करके आता है। आप गुमराह कुछ समय के लिए कुछ लोगों को कर सकते हो, हमेशा के लिए सबको गुमराह कर लो ये मुमकिन नहीं। मेरा आखिरी सवाल है, इसी के साथ मैं वाइंड अप करूँगा। इसमें 2 सवाल हैं मेरे। एक तो ये कि बहुत कम उम्र में है आपकी, लेकिन लगभग 30 दशक की सियासी अनुभव आपके पास है जब जेएनयू से आप निकले थे। तो अब तक कौन सी प्रमुख जिम्मेदारियां रही हैं जो आपने अलग अलग पार्टियों में निभाई है, या मैं कहूं कि आपका जो अनुभव है पॉलिटिकल वो इतना बड़ा है? दूसरा सवाल ये कि अब जब आप एक मजबूत पार्टी में आ गए हैं, आप प्रत्याशी भी हैं और जैसा जनता का दिख रहा है, हो सकता है कि आप अपना चुनाव निकाल भी लें, आगे बड़ी जिम्मेदारी भी मिले, तो क्या सोच के चल रहे हैं कि आपको वो कौन से प्रमुख काम है जो करने हैं? ये मेरे दोनों 2 सवाल हैं। एक सियासी अनुभव, दूसरा आप क्या ऐसा करने वाले हैं? सियासी अनुभव तो हम जिस भी पार्टी में रहे, अनुभव को देख करके, और हम तो कमिटेड होकर के जाते हैं। 100% हमारी वफादारी होती है, लॉयल्टी होती है, और एकमात्र लक्ष्य होता है कि जहाँ हम खड़े हों वहाँ उस नेतृत्व के लिए, उस विचारधारा के लिए, उस पार्टी के लिए और वहाँ के लोगों के लिए
जो हम कर सकते हैं अपने प्राणों से बढ़ कर के करने के लिए तैयार रहते हैं। और इसीलिए मैं समझता हूँ कि उस भाव को सब लोग समझते भी हैं, और जो नहीं समझता है वो खता खाता है। जो धोखा देगा उसके साथ वैसा ही गलत होता है। जहाँ तक काम का सवाल है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। अभी तो ज़िंदगी के हम मिडिल स्टेज में पहुँचे हैं। चाहे सिरसा की बात हो, यहाँ चौड़े चौड़े आज हाईवे देख रहे हैं, ये उसी समय हमारे समय में शुरू हुए, जिसको मोदी जी और मनोहर लाल जी ने पूरा कराया। आने वाले समय में यहाँ कृषि आधारित उद्योगों की बड़ी संभावना है। पूरे देश के अंदर ये इलाका जो है गेहूं पैदा करने में, ये सिरसा नंबर 1 जिला कई वर्षों तक लगातार रहा। हम पूरे देश का 10% जो कॉटन है, नरमा जिसको बोलते हैं, कपास, वो यहाँ पैदा करते हैं। यहाँ किन्नू की, सिट्रस फ्रूट्स की, जो और दूसरे फ्रूट्स हैं, बड़े पैमाने पर खेती होती है। यहाँ मिलेट्स उगाए जाते हैं। तो कृषि आधारित उद्योग धंधे और बढ़े आने वाले समय में, और बेटर कनेक्टिविटी हो रेलवे से ले। और अगली मोदी जी का ये संकल्प है कि अगले जो 5 वर्ष है वो रेलवे के लिए एक बहुत बड़ा जो है माइलस्टोन साबित होगा। उसमें मैं समझता हूँ कि हमारा इलाका भी लाभान्वित होगा। मोदी जी से मुलाकात हुई थी क्या आपकी? मोदी जी से हुई मुलाकात। क्या कहा उन्होंने? क्योंकि युवाओं की बड़ी मतलब युवा को लेकर बहुत जोश में रहते हैं। उन्होंने बिल्कुल बड़े गर्मजोशी के साथ कहा कि भाई आपका स्वागत है, काम करिए, आगे बढ़िए, और जो संकल्प लेकर के आए हैं वो पूरा करिए। तो उनका संकल्प अब हमारा संकल्प है। पार्टी का जो संकल्प पत्र जो 2 दिन पहले आया है, अब मैं समझता हूँ कि उसके ऊपर काम करेंगे, ज़मीनी स्तर पर वो बात करेंगे। और भारतीय जनता पार्टी का जो संगठन है, मैं तो संगठन की बैकग्राउंड का रहा हूँ, वो मैं समझता हूँ कि उसकी कोई मिसाल नहीं है। अच्छा, संगठन के बैकग्राउंड की बात की तो एक चीज़ याद आ गई। संगठन के कुछ रिश्ते पुराने आपके रहे हैं, ऐसा वो कौन से रिश्ते थे, कैसे थे, कैसी नींव पड़ी आपकी? हम तो DU से शुरू किया, JNU में चुनाव लड़े, चलते चलते आपने पूछा कि कौन कौन सी जिम्मेदारियाँ। मुझे लगता है महिला मोर्चे के अलावा मैं सारी जिम्मेदारियाँ निभा कर के आया हूँ। छात्र, युवा, मेन पार्टी, दूसरे प्रांतों में प्रभारी, सांसद, अध्यक्ष, और जिस भी उसमें गए, ममता जी ने जब मुझे लिया तो 1 हफ्ते के अंदर मुझे वर्किंग कमेटी में उन्होंने बनाया। दूसरों ने बनाया, लेकिन दूसरे डर गए। कई बार राजनीति में जो है आप का अगर प्रोफाइल बड़ा हो जाता है, अनुभव ज़्यादा हो जाता है, तो जो छोटे दिल के लोग होते हैं, जिनकी संकीर्ण सोच होती है, तंग दिमाग जो लोग होते हैं, वो आपसे घबराने लग जाते हैं, और उसी घबराहट का नतीजा है कि उनका अंत हो जाता है। तो आज उसी अंत की ओर जो है इंडिया अलायंस, और जिसको मोदी जी कहते हैं घमंडिया गैंग, तो घमंडिया गैंग उसी अंत की ओर है। परमपिता परमेश्वर हम लोगों को अच्छे सच्चे रास्ते पर चलने की इसी तरीके से ताकत और प्रेरणा देते रहे, यही मैं कामना करता हूँ। और इस भारत भूमि का, मातृभूमि का जो सेवा लिखी है, वो सेवा में मिली। अब आपको ये इंटरव्यू देखने के बाद ये तो लग गया होगा कि डॉक्टर अशोक तंवर को तुर्क युवा नेता क्यों कहते हैं, क्योंकि बहुत सी चीज़ें ऐसी थी, चाहते तो ये बच सकते थे, लेकिन इन्होंने उसका जवाब दिया। अब इसके बाद तो एक ही चीज़ कहना है, इनके हौसले को देखते हुए और इन्होंने जिस तरह की बातें की हैं कि जब हौसला कर लिया है ऊंची उड़ान का, तो फिजूल है कद देखना आसमान का। मिलते हैं अपने नए एपिसोड में किसी नई शख्सियत के साथ और बताते हैं कि क्या है उनका ग्राउंड जीरो।